यहाँ के लोग जो आते हैं आर्ट गैलरी में आर्ट को देखने के लिए और वहाँ के लोग, दोनों में अंतर कैसा लगता है? वो एक कहावत है ना, घर का जोगी जोग ना आन गाँव का सिद्ध। पेंटिंग के बारे में एक और ऐसी चीज़ कही जाती है कि बहुत ही महंगी पेंटिंग्स बिकती हैं। पहले दिन तो मेरी पेंटिंग 4 रुपए में बिकी थी, लेकिन आज अगर 40 लाख में या 4 करोड़ में बेचने की बात आती है तो उसके लिए 50 साल का इतिहास भी तो है, 50 साल की मेहनत भी तो, साधना भी तो है। आपके काम में वो डीपनेस तब आती है जब या तो इंसान को दो ही चीज़ होती है, या तो वो प्यार में हो या तो उसका दिल टूटा। गम तो नहीं आया, लेकिन अभाव आया। कला अभाव में सीखी जाती है। आपके पिताजी की पेंटिंग कृष्ण जी से जुड़ी हुई थी, राधा जी से जुड़ी हुई थी, आपने उनसे क्या अलग? तो मैंने कृष्ण के भाव तो वही रखे, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन भी वही रखा, लेकिन स्टाइल बदल दिया। वो स्टाइल थोड़ा कॉन्टेम्प्रेरी लिया है। आप इसको फ्यूजन पेंटिंग भी कह सकते हैं। परंपरा और आधुनिकता का संगम है ये। अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी सीख रहा है, पेंटिंग अभी सीख रहा है, तो उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे? अपना ओरिजिनल दो, कुछ अलग करो। जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक आप कैसे पहचाने जाएंगे? कला में कोई शॉर्टकट नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। इसके लिए आपको पेशेंस कर रखना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट पेंटिंग कौन सी है? शायद वो बननी बाकी है अभी। ये कृष्ण की कृपा है कि मेरा नाम भी कृष्ण, मुझे धाम भी कृष्ण, मेरा जन्म भी वृंदावन का, तो मेरा काम भी कृष्ण। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े कलाकार जो है वो कृष्ण जी थे। 64 कलाओं में माहिर, 64 कलाओं में चित्रकला भी एक है। और आज कृष्ण जी और कला यानी एक कलाकार, ऐसे ही कलाकार से मिलाने वाले हैं आपको धर्म संवाद के इस एपिसोड में, जिनकी बहुत ही पिछली पीढ़ी से वो, उनके फादर को भी पद्मश्री मिला, उनको भी पद्मश्री मिला, अवार्ड मिला है, और वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। सबसे पहले स्वागत करते हैं कृष्ण कन्हाई जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मा लाइव पे आपका धर्म संवाद के इस एपिसोड में। जैसा मैंने कहा कि कृष्ण जी एक सबसे बड़े कलाकार थे और आज हम भी, हमारा सौभाग्य है कि एक बहुत बड़े कलाकार के सामने बैठे हैं। पद्मश्री अवार्ड मिला आपको, आपके पिताजी को भी मिला है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। सारी बातें आगे करेंगे, आगे बात करेंगे कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, कैसे आप इधर आए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कला आपके लिए क्या है? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, ये कृष्ण की कृपा है कि मेरा नाम भी कृष्ण, मुझे धाम भी कृष्ण, मेरा जन्म भी वृंदावन का, और मेरा काम भी कृष्ण। ये काम बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होती हैं ये बातें। कला तो सब कुछ है, कला के बिना तो जीवन बिल्कुल अधूरा है, सूना है। कला सबसे ज़्यादा तो आत्मा को खुश करने का साधन है, आत्मा से परमात्मा को मिलाने का साधन है। तो कला तो बहुत मायने रखती है। आपका नाम है कृष्ण कन्हाई, कृष्ण तो समझ गए, और कन्हाई आपके पिताजी का नाम है। हाँ जी। आपसे बात करूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके पिताजी के बारे में, क्योंकि हम सुनते हैं ना कि ये चीज़ें जीन्स में आती हैं, कोई कोई सीखता है, लेकिन आपकी तो जीन्स में ही है। आपके पिताजी इतने बड़े कलाकार थे, मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी किस तरीके से आपने उनसे ये चीज़ें सीखी, कला सीखी। क्या उन्होंने आपको सिखाया डांट के कि नहीं तुम्हें इसमें जाना है, या आपको खुद इंटरेस्ट आया कि मैं भी एक चित्रकार बनूं? ऐसा था कि मेरे पिताजी की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2 साल की उम्र में उनकी माँ एक्सपायर हो गई, हमारी दादी। फिर एक सौतेली माँ घर में आ गई। सौतेली माँ का जो नेचर हमारे फिल्मों में दिखाया जाता है, सेम नेचर था उनका। खाना पीना कुछ नहीं। हमारे जो बाबा थे वो भी उनके कहे में थे। तो 8-10 साल का बच्चा, घर से पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं हुई, एक क्लास भी नहीं पढ़े, संभव भी नहीं था। उसके बाद में उनको खाना पीना क्या चाहिए होता था, तो वो क्या करते थे, उनके घर के पास एक सिनेमा हॉल था, उसमें जाके वो पान बीड़ी सिगरेट बेचा करते थे। 10 साल का, आपको याद हो पुराने ज़माने में जो पिक्चर हॉलों में वो इंटरवल में बच्चे आते थे कि पान ले लो, सिगरेट ले लो, बीड़ी ले लो, मूँगफली ले लो। उस तरह से वो उन्होंने अपना जीवन काटा। जब वो 13-14 साल की उम्र हुई तो उनके एक मामा जी थे जो आजकल रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है, उस वक्त मध्य प्रदेश में था, वहाँ रहते थे। तो उन्होंने देखा इस बच्चे की लाइफ ख़राब हो रही है, मैं साथ ले जाऊँ। तो उनके साथ रायगढ़ ले गए। रायगढ़ के महाराज जो थे उस वक्त बड़े नामी ये राजा थे, उनका नाम था चक्रधर सिंह। उनकी वो कला के बड़े पालक थे और कला को पोषण उन्होंने बहुत किया, और बड़े बड़े आर्टिस्ट गामा पहलवान जैसे लोग भी उन्हीं के दरबार में थे। तो उनके दरबार में एक नानालाल जानी करके एक आर्टिस्ट थे जो उनसे पहले कश्मीर महाराज हरि सिंह जी के दरबार में थे, जानी साहब। तो कई बार उनकी दोस्ती महल में महाराज के साथ थी, तो कुछ जाना आना होता था तो बच्चे को साथ ले जाते थे। तो पिताजी ने कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ। उन्होंने जानी साहब से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा भेज देना। इस तरह वो गुरु जानी साहब के सानिध्य में उन्होंने 2-3 साल काम सीखा।
17-18 साल की उम्र में मामा जी ने क्या किया कि शादी कर दी और दूसरे दिन 5 किलो चावल दे के अलग कर दिया, जाओ बेटा कमाओ। बड़ा मुश्किल काम। माँ की जंजीर बेचकर उन्होंने किस तरह किराए पे कमरा लिया, वहाँ 2-3 साल रहे, स्ट्रगल किया, कुछ समझ में नहीं आया तो फिर वो किसी के साथ माध्यम से 20 साल की उम्र में बॉम्बे चले गए। बॉम्बे फिल्मों का शौक था, ग्लैमर था, कुछ बनना था, कुछ करना था, लेकिन बॉम्बे के जो रियल वस्तुस्थिति है वो बहुत ख़राब है। वो चालों में रहे, समुद्री किनारों पर रहे, फुटपाथों पर सोए। वो 2-3 साल चला। उसके बाद में किसी माध्यम से एक पोर्ट्रेट बनाया उन्होंने महात्मा गांधी का, वो गुरुदत्त जी को दिखाया। गुरुदत्त उस वक्त प्यासा बना रहे थे, तो गुरुदत्त ने वो पेंटिंग देख के बोला कन्हैया हमारे साथ काम करो। अब 22 साल के लड़के को एक गुरुदत्त बोले हमारे साथ काम करो, तो ये बहुत बड़ी बात थी। पिताजी ने प्यासा में काम किया एज ए असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। लेकिन वहाँ की जो लाइफ थी, आर्टिफिशियल लाइफ, कैमरे के पीछे कुछ और कैमरे के आगे कुछ और, वो उनको जमी नहीं। तो भगवान कृष्ण की एक मूर्ति थी जो शूटिंग के बाद में लोग वेस्ट इधर उधर रख देते हैं, वो देखते इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं, उस मूर्ति को पढ़ के रोते थे, मुझे यहाँ नहीं रहना, कहीं ले चल। कहाँ ले चल ये भी नहीं पता था। गुरुदत्त ने एक नई फिल्म शुरू करी प्यासा के बाद में, जिसका नाम था गौरी। उसको गीता दत्त को हीरोइन लिया उन्होंने। अपनी पत्नी को बंगाली और हिंदी में बननी थी। 15 दिन बाद शूटिंग हुई थी कलकत्ते। तो वो घूमते फिरते, उनकी परमिशन ली गुरुदत्त साहब से कि 15 दिन बाद पहुंच जाऊंगा मैं। वो घूमते फिरते वृंदावन आए, वृंदावन दर्शन करके चले गए। यहाँ रहने का तो कोई मतलब ही नहीं था। उस ज़माने में यहाँ लाइटें वाइटें कुछ नहीं हुआ करती थी। ये बात है करीब करीब 65-66 साल पहले की, 58-59 की बात है। उसके बाद में फिर वो फिल्म शूटिंग चली 15-20 दिन। गुरुदत्त गीता का झगड़ा हो गया किसी बात पर, फिल्म कैंसिल हो गई, यूनिट वापस। ये बोले मैं तो नहीं जाऊँगा, नहीं गए। बहुत परेशान रहे। तो एक दिन बिहारी जी ने स्वप्न में दर्शन दिया, तुम वृंदावन चले आओ। ये सत्य घटना है। मेरा मानना है नेहा जी कि निश्चित रूप से जब ईश्वर को कोई काम कराना होता है, वो उस आदमी को उस काम के लिए प्रेरित करता है। नरेंद्र मोदी को बनाता है तो प्रधानमंत्री बन, अमिताभ बच्चन को बनाता है तो एक्टर बन, नेहा जी को बनाया कि आप एंकरिंग करें। ऐसे ही वो उन्होंने वृंदावन बुला लिया। उससे पहले वो पोर्ट्रेट बनाते थे। पोर्ट्रेट बनाने वाला आर्टिस्ट कृष्ण की पेंटिंग बनाने लग जाए, ये बिना ईश्वर कृपा के संभव नहीं था। तो उन्होंने पूरी की पूरी एक शैली चेंज करी। पेंटिंग में सोने का काम वृंदावन से पहले 2 जगह हुआ करता था। एक साउथ में तंजौर में, उनकी एक अलग स्टाइल है, और नाथद्वारा में या राजस्थान में मिनिएचर पेंटिंग, आइवरी पे या पेपर पे। लेकिन बड़े कैनवासेज पे पेंटिंग बनाने का काम पिताजी ने शुरू किया सोने के साथ में। ये एक तरीके से आप मान लो गोल्ड पेंटिंग का रिवाइव था, जो नॉर्थ इंडिया में ख़त्म हो गया था। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पिछले 700-800 वर्षों में लड़ाई झगड़े बहुत हुए, तो यहाँ कला नहीं पनपी। तो उन्होंने यहाँ शुरू किया, तब आज यहाँ बहुत बड़े रूप में वृंदावन में कला का पेंटिंग का काम होता है। 15 साल की उम्र में मैं उनके साथ जुड़ गया। मुझे एक दिन बोले कृष्णा तेरी 10 तक पढ़ाई हो गई, पास कर लिया, ठीक है, अब मैं अकेला हूँ, मेरे साथ जुड़ जा। तो ये 76 की बात है, 48 साल हो गए, कला यात्रा जारी है। और क्या करिश्मा कर रहे हैं आप भी। ये जानना चाहूंगी, जो आपने एक सोने वाली बात बोली, बहुत सारे लोग ऐसे देखते तो सोचते हैं, अब जैसे हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, दूर से कोई देखता है तो सोचता है गोल्डन कलर से पेंटिंग है, क्या उसमें गोल्ड लगाया जाता है? नहीं, प्योर गोल्ड यूज़ किया जाता है। हम सोने के वर्क बनवाते हैं प्योर सोने से, वो हम लगाते हैं। आपको एक बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है स्वर्ण पेंटिंग का इतिहास। एक बार हम महाभारत पढ़ रहे थे, तो महाभारत में राजा विराट के साले साहब थे कीचक, जो उनकी पत्नी सुमेधा के भाई थे। और जब पांडव लोग 1 वर्ष के अज्ञातवास में थे और महाराज विराट के यहाँ थे, द्रौपदी सुमेधा की दासी थी। तो कीचक का मन द्रौपदी पे आ गया, तो उनको लुभाने के लिए कीचक ने कहा कि अब मेरा महल ऐसा है, मेरा किला ऐसा है, और मेरे महल की दीवारें जो हैं वो स्वर्ण चित्रों से पटी हुई हैं। तब हमने वहाँ से उठाया कि ये स्वर्ण चित्रों का इतिहास बहुत आदिकाल से है, समय समय पर लोप होता गया, फिर दोबारा उजागर होता गया। तो तब से पेंटिंग में सोने का काम बहुत आदिकाल से हो रहा है। आप अगर नेशनल म्यूजियम में जाकर देखेंगे तो जैन मनुस्क्रिप्ट, हनुमान चालीसा, बहुत सी चीज़ें स्वर्ण से लिखी हुई हैं। तो ये इतिहास है, और उस हिसाब को दोबारा इतिहास को रिवाइव किया। और बहुत ही अच्छी तरीके से किया, क्योंकि हम पेंटिंग देख रहे थे और आपको भी दिखाएंगे भी पूरी वीडियो में। आप देखिएगा, आप भी जो है ताज्जुब करेंगे कि कितनी सुंदर पेंटिंग आपने, आपके पिताजी ने बनाई है। अभी हम बात कर रहे थे आपके बचपने से, तो हम वहीं से शुरू करते हैं वापस। कहते हैं कला इंसान को, जैसे आपने कहा कि आप जब छोटे थे, 15 साल के थे, तब आपके पिताजी ने कहा कि आप चित्रकार बन जाइए। लेकिन ऐसा होता है कि आपके काम में वो डीपनेस तब आती है जब या तो इंसान को 2 ही चीज़ होती है, या तो वो प्यार में हो या तो उसका दिल टूटा हो, यानी कोई गम हो या बहुत खुशी हो।
आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि कोई गम आया या बहुत कोई खुशी आई? नहीं, गम तो नहीं आया, लेकिन अभाव आया। कला अभाव में सीखी जाती है। जब घर में पीपे बज रहे हों, खाने को नहीं हो, तो आदमी क्या करे? तो वो चीज़ ढूंढता है जिसमें उसकी लागत न लगे। तो ये कला ऐसी चीज़ है, पेंटिंग ऐसी चीज़ है, बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती है। तो आदमी, आप देखिए ना, जितने भी डांसर हैं, जितने भी म्यूजिशियन हैं, चाहे एम एस सुब्बलक्ष्मी रही हों या लता जी रही हों, उनका अगर पुराना इतिहास देखोगे तो बहुत जीरो से उठ के आए थे, मेहनत करते करते यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे ही हमारे साथ था। हमारे बाबा के, हमारे पास एक सुई भी नहीं थी। कुछ पिताजी ने किया, कुछ जब मैं उनके साथ जुड़ा और मैंने पेंटिंगों में चेंजेस शुरू करे, सोंड पेंटिंगों के साथ में हमने सरोस्की का काम शुरू किया, एम्बोसिंग 3D का इफेक्ट लाने का शुरू किया, तब जाके धीरे धीरे बदलते बदलते आज ये 60-65 सालों के बाद में जाकर यहाँ पहुँचे हैं। तो पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, तब जाके कुछ मिलता है। वो भी जब मिलता है जब कृपा हो। मेहनत सब करते हैं, लेकिन मेहनत से कुछ नहीं होता जब तक भाग्य साथ नहीं दे, ईश्वर कृपा नहीं हो। आपके पिताजी को तो कृष्ण जी आए थे सपने में, आपका श्री कृष्ण से क्या लगाव है, कितना लगाव है? पिताजी ने बचपन में एक बात बोल दी थी कि बेटा, नाश्ता करना है तो पहले गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। तो वो लगाव तो शुरू हो गया, क्योंकि मेरा जन्म वृंदावन का, मैं ब्रजवासी। तो वैसे ही कृष्ण से, एक्चुअल में कृष्ण जो हैं यहाँ ब्रजवासियों के भगवान नहीं हैं। भगवान तो द्वारकाधीश में जाके भगवान तो वो महाराज कहलाते हैं। यहाँ तो हर एक के सखा हैं। तो जब मित्रता कृष्ण से होती है तो आपकी वार्तालाप भी होती है, मन ही मन होती है। तो बचपन से ही मेरे कृष्ण के प्रति लगाव था, इनके बारे में पढ़कर, उनके बारे में सुनकर। और भगवान कृष्ण का ही एक ऐसा चरित्र है जो किसी भी कला को लुभाता है। आप किसी भी आर्टिस्ट को देख लीजिए, कृष्ण के बारे में ही गाया है, कृष्ण के बारे में बजाया है, कृष्ण के लिए ही नाचा है और कृष्ण की पेंटिंग बनी है, तभी वो कला सक्सेस है, तभी सफल है। क्योंकि जब परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को कुछ समर्पित हो, तभी सक्सेस हो सकती है। बहुत ही अच्छी बात कही। कृष्ण सब कुछ है, देखा जाए तो ये दुनिया ही कृष्ण से है और आप वृंदावन में भी रह रहे हैं। एक चीज जो मैंने अभी नोटिस की पेंटिंग देखते हुए, आपके पिताजी की पेंटिंग कृष्ण जी से जुड़ी हुई थी, राधा जी से जुड़ी हुई थी। आपने उनसे क्या अलग किया, मैं ये जानना चाहूंगी पेंटिंग्स में आपने। क्या हुआ, उन्होंने जो काम शुरू किया वो टोटल ट्रेडिशनल था, पारंपरिक था। और पारंपरिक ट्रेडिशनल काम जो है 30-40 वर्षों तक खूब चला। वो धार्मिक लोग थे जो भगवान कृष्ण की पेंटिंग को लगाते थे। और एक इतिहास बनाया हमारी पेंटिंग ने। वो इतिहास ये बनाया कि अगर आपको पुराना इतिहास देखेंगे तो भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजा होती थी मंदिर में, अपने पूजा घर में, पत्थर की या धातु की। कृष्ण की पेंटिंग को बनाता भी नहीं था, कोई लगाता भी नहीं था, और वो प्रिंट भी नहीं आते थे उस जमाने में। सबसे पहले प्रिंट राजा रवि वर्मा ने करवाए थे, वो भी सब छोटे छोटे प्रिंट थे। तो ये इतिहास ऐसा बदला कि लोगों को कन्हई की पेंटिंग इतनी सुंदर लगी कि लोग अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम में लगाने लगे। और पेंटिंग जो है वो एक तरीके से एक निर्जीव वस्तु नहीं होती है। पेंटिंग से लोग बात करते हैं, चाहे अपने बुजुर्गों की पेंटिंग हो, चाहे भगवान की पेंटिंग हो। जब वो अपने घर में लगती है तो उनसे वार्तालाप होती है, जाते वक्त मिल के जाओ, आते वक्त प्रणाम करो, तो वो पार्ट वो घर की होती है। ये बहुत बड़ा इतिहास चेंज हुआ। और भगवान कृष्ण की से बढ़िया तो कोई सब्जेक्ट भगवान पेंटिंग के लिए हो ही नहीं सकता। जो कलर चाहिए, खूबसूरती चाहिए, प्रेम चाहिए, रस चाहिए, वो सौंदर्य चाहिए, वो सब कुछ भगवान कृष्ण के चरित्र में है। तो कृष्ण की पेंटिंग बनाना तो सौभाग्य की बात है। अभी जैसे आपने एक प्रश्न किया था मुझसे कि मैंने क्या चेंजेस किए। पारंपरिक से मैं कॉन्टेम्प्रेरी में आया। वक्त बदला, लोग बदले, लोगों की चॉइस बदली। आज हिंदुस्तान के लोग विदेश में पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ वो बड़ी बड़ी कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट गैलरीज को देखते हैं, उनको सुनते हैं। तो मैंने कृष्ण के भाव तो वही रखे, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन भी वही रखा, लेकिन स्टाइल बदल दिया। वो स्टाइल थोड़ा कॉन्टेम्प्रेरी लिया है। आप इसको फ्यूजन पेंटिंग भी कह सकते हैं। परंपरा और आधुनिकता का संगम है ये। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, आप चित्रकार हैं, पेंटर हैं, आपसे जानना चाहूंगी, आजकल एक नया ट्रेंड चला है मॉडर्न आर्ट। मतलब मैं ऐसा कहूं कि वैसे तो हर किसी का सम्मान है, लेकिन कुछ भी बना दो और उसे कह दिया जाता है कि मॉडर्न आर्ट। आपकी इतनी बारीकी है काम में, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हर चीज में छेड़छाड़ होती है, पेंटिंग के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है, आपको कैसा लगता है, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि रंगों की अपनी खासियत होती है, आप बिखेरोगे तो कुछ न कुछ बनेगा। दूसरा, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जल्दी में है। उनको 2 साल के 3 साल के कोर्स करके एक आर्टिस्ट बनना है, लेकिन ये कला ऐसी नहीं है। इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। ये क्लासिकल म्यूजिक की तरह है, आपको रियाज करना पड़ेगा। 10-20 साल 25 साल साधना करने के बाद में तब वो भाव निकल के आएंगे, तब वो रस निकल के आएगा कि आदमी देखता का देखता रह जाए, सुनता का सुनता रह जाए।
तो इसमें समय लगता है। नई युवा पीढ़ी ये है कर तो बहुत अच्छा काम रही है, लेकिन सब मॉडर्न आर्ट की तरफ भाग रहे हैं। भाई हमारी तो परंपरा ही फाइन आर्ट की है। हमारे यहाँ सारी दुनिया देखने को क्या आती है, हमारी कला संस्कृति को देखने आती है। अगर आज हम अपनी कला संस्कृति को नहीं बचाएंगे, हम अपने क्लासिकल म्यूजिक को, फाइन आर्ट को या और बहुत सी चीज़ें हैं उनको नहीं बचाएंगे, तो आज से 200 साल बाद कौन आएगा देखने के लिए। तो वो परंपरा हमारे परिवार ने निभाई है और हम निभा रहे हैं, और बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो कृष्ण को बना रहे हैं। अगर आपको जैसे हमारे बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे जो इसको देखेंगे, क्योंकि आपका नाम सुनते ही सभी जो है चाहेंगे कि बातें सुने आपकी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी सीख रहा है, पेंटिंग अभी सीख रहा है, तो उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या एक गाइडेंस देंगे आप अपनी तरफ से? देखिए, एक तो कमी हमारे देश में है। आज हमारे देश में आज भी आर्ट कॉलेज की कमी है। अगर गिनती करोगे तो 5, 7, 10 आर्ट कॉलेज हैं पूरे हिंदुस्तान में। 150 करोड़ से 140 करोड़ के लोगों में बहुत कम है। कोई गुरु भी नहीं बचे, उधर गुरु नहीं बचे, उधर शिष्य भी नहीं बचे। क्योंकि मैंने बताया ना कि आजकल जितनी नया युवा पीढ़ी है, सबको एक टेक्निक सीखनी होती है, उनको कला नहीं सीखनी, उनको बस रंग डालना है और आर्टिस्ट बनना है। तभी आप जाओ किसी आर्ट गैलरी में, खाली पड़ी रहती है आर्ट गैलरीज। कोई नए नए युवा कलाकार अपनी गैलरी में अपनी एग्जीबिशन करते हैं, खाली पड़ी रहती है। आप ललित कला में एक आदमी चले जाओ, कहीं और चले जाओ, खाली पड़ी रहती। क्यों कि ये सब आप अपना ओरिजिनल दो, कुछ अलग करो। जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक आप कैसे पहचाने जाएंगे। जिस तरह काम आप कर रहे हो, जो दूसरा स्टूडेंट कर रहा है, तीसरा स्टूडेंट कर रहा है, सब एक से मिलते जुलते काम कर रहे हैं, इसीलिए ये लोगों की वैल्यू नहीं है और लोग जल्दी से नाम नहीं होता। वो चाहते हैं नाम कमाना, पैसा कमाना, लेकिन कला में कोई शॉर्टकट नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। उसके लिए आपको पेशेंस कर रखना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। आपको सच बात बताऊँ, मैं अपने पिताजी के अंडर में करीब 20 साल ज़मीन में बैठ कर काम किया। हमारा घर बहुत छोटा सा था, पिताजी यहाँ चेयर में बैठते थे और मैं उससे करीब 10 फुट दूर ज़मीन में 20 बरस बैठ कर काम किया। वो देखते थे कृष्णा क्या बनाया, जैसे वो देखते थे तो मेरे हाथ कांपते थे, क्या बोलेंगे, इधर ला मैं दिखाता हूँ। वो बारीकियां समझाना वो गुरु के बस की बात होती है, वो आप कॉलेज में नहीं सीख सकते आप। यानी कि साधना करनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, इंसान को धैर्य रखना चाहिए अगर आप सीख रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं। बाकी एक और चीज़ जानना चाहूँगी, आपने इतने लोगों से आप मिले, मैं तो अगर बात करूँ तो इतने अवार्ड्स हैं इनके पास कि मैं गिन भी नहीं सकती। आप फोटो देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई ऐसी घटना जो आपके साथ हुई हो जिसने आपकी लाइफ में ऐसा लगा हो कि ये अब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, अब यहाँ से चेंज आया है, कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई हो? सन 2000 की बात है। मुझे एक पेंटिंग बनाने का ऑर्डर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। क्या हुआ था कि एक पेंटिंग 99 में किसी ने मुझसे बनवाकर अटल जी को गिफ्ट की थी। उसमें राम, सीता और लक्ष्मण के चरणों में हनुमान जी के साथ में मैंने अटल जी को बैठाया था फूल चढ़ाते हुए। वो आइडिया उनको बड़ा अच्छा लगा अटल जी को, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और मुझे क्लिंटन साहब के लिए, प्रेसिडेंट साहब के लिए आप कुछ बना के दीजिए। तो मैंने बहुत सोच समझ के एक पोर्ट्रेट बिल क्लिंटन और हिलेरी जी का बनाया और जीसस क्राइस्ट को आशीर्वाद देते हुए बनाया। जब मैं उस पेंटिंग को बना रहा था तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल था कि मैं दुनिया के सर्वोच्च व्यक्ति की पेंटिंग बना रहा हूँ और हिंदुस्तान का सर्वोच्च व्यक्ति जो गिफ्ट करेगा, ये बड़ा कौतूहल था मेरे मन में। और एक घटना और बताऊंगा, ये बात है शायद 91 की बात है, 90 की बात है। जब मैं अपने आप को मोल्ड करने की सोच रहा था तो मैंने शुरुआत में अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत सी पेंटिंग बनाई थी, अपने इंडियन कल्चर पर, ब्रिज के कल्चर पर, जो मीडिया ने बहुत छापा और बहुत पसंद किया था उसको। उसकी कुछ पेंटिंग मेरे पास आज भी हैं। तो एक पेंटिंग मैंने बनाई थी, उसमें एक लेडी नहा रही है और सारे बदन भीगा हुआ है पीछे से उसका। तो वो पेंटिंग मेरे पिताजी की एब्सेंस में बनाई थी। जब पिताजी बाहर से आए तो उन्होंने मुझसे एक ही शब्द बोला, कृष्णा तूने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है, कुछ मांग मुझसे। सच बात ये नेहा जी क्या मांग था, बड़ा बेटा था, कुछ था ही नहीं, घर खर्च चलता था बड़ी मुश्किल से, तो मांगने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये शब्द उनका, गुरु का कहना कि तूने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और तू मांग मुझसे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था, एक था कि मैंने कुछ अच्छा किया है। आपके लिए तो डबल खुशी, आपके पिताजी भी खुश और आपके गुरु जिन्हें आप गुरु मानते थे वो भी खुश। बहुत सारे लोगों से आप मिले देश दुनिया में, हर बार आप हमेशा मिलते हो, कोई ऐसी प्रशंसा आपको मिली हो जो लगा हो कि नहीं ये तो कुछ अलग है, या
कोई ऐसा इंसान जो आपको मोटिवेट करता है, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो एक्टिंग लाइन से हो, किसी भी लाइन से, जिनको देखकर आपको लगता है कि नहीं ये हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, मुझे इनमें से ये क्वालिटी सीखनी चाहिए? सबसे पहला नाम लूँगा मैं लालकृष्ण आडवाणी जी का। मैंने उनका एक पोर्ट्रेट बनाया था। उन्होंने जितना प्यार और जितनी प्रशंसा करी शायद ही किसी कम लोगों ने करी, क्योंकि बहुत सम्मान दिया उन्होंने मुझे, मतलब घर के बेटे की तरह सम्मान दिया। और जब पोर्ट्रेट की कोई भी घर में उसको आता था तो उनके पैर थोड़े आगे पीछे थे, तो वो पैर घूमते थे। जैसे आप घूम के देखेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, तो वो पैर घूमते थे और सबको दिखाते थे कि देखो मेरे पैर घूम रहे हैं, पेंटिंग ऐसी बनी है। तो उन्होंने बहुत प्यार सम्मान दिया। इसके अलावा बहुत लोग ऐसे मिले, कुछ लोग चेहरे से मुंह से बोल नहीं पाते लेकिन उनके भाव समझ में आते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। एक हम बॉम्बे में एग्जीबिशन थी तो 4-5 अरब के लोग आए थे। उन्होंने जाते हुए शब्द कहा कि आपने हमारे खुदा को क्या बनाया है। तो किसी मुस्लिम व्यक्ति से, अरब कंट्रीज के लोगों से ये शब्द सुनने को मिला, तो लगा कुछ अच्छा है, वो अच्छा कर रहे हैं। देखिए, किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति को खुशी मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि खुशी जीवन में लोग ढूंढते हैं। और आपको आप कुछ खाकर स्वाद का आनंद लें, सुनकर संगीत का आनंद लें, या पेंटिंग को देखकर आप इनको, आपकी आंखें फीस्ट ऑफ आइस आए, आंखों की प्यास बुझे, ये कम बात होती है, ये कम बात होती है, कम लोगों को मिलता है ये सौभाग्य। आप मतलब कहा जाए, और शायद आप इसके हकदार भी हैं क्योंकि आपकी पेंटिंग्स इतनी अच्छी हैं। और कोई ऐसा किस्सा जो आप चाहें कि हाँ वो हमें बताएं, किसी से ऐसा कुछ जुड़ा हुआ? अभी आजकल प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी भी बहुत ही कला को प्रोत्साहन दे रहे हैं, कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके साथ मिलना जुलना भी है आपका, उनके द्वारा भी आपको अभी आपका दुबई में 31 तारीख को जो अभी होने वाला है, एग्जीबिशन लगने वाला है, उसके लिए भी आपको वहाँ से बधाइयाँ आई हैं। उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए, बहुत कम प्रधानमंत्री या लोग ऐसे होते हैं जो किसी कलाकार को या कला को बढ़ावा देते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि आडवाणी जी ने एक अटल जी का पोर्ट्रेट बनवाया मुझसे, मोदी जी ने एक पोर्ट्रेट बनवाया मुझसे, वो पार्लियामेंट में लगा। फिर मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया उनका, मोदी जी का, और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का। मुझे लगा कि जब ये कोरोना की बात है 2020 की, मुझे लगा कि मोदी जी ने इतना बड़ा स्टेचू बनाया है वल्लभ भाई पटेल साहब का, तो मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ नया करूँ। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई जिसकी हाइट थी 7 फुट बाई 8 फुट, बड़ी साइज की पेंटिंग थी। और उसमें मैंने बैकग्राउंड में दिखाया पटेल साहब को और फिर मोदी जी को दिखाया। और जो मैंने उनको गिफ्ट करी वो पेंटिंग उन्होंने बहुत पसंद करी और कहा कि इसको मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में लगवाऊंगा, और उन्होंने वहाँ लगवा दी। उसके बाद में फिर मैंने, अभी हमारे मथुरा आए थे वो आज नवंबर में, आज से 5-6 महीने पहले, तब मैंने उनको एक मीरा जी का पेंटिंग गिफ्ट करी थी। अभी जब मेरा एक शो है दुबई में 31 मई को, तो उनको जब पता चला, मैंने जब सूचना दी कि मैं इसे शो करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बधाई पत्र भी मुझे भेजा है। ये ठाकुर जी की कृपा है कि आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या देश के ऐसे लोग आपको जानते हैं, वरना कलाकार, मैं तो बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी, ईश्वर की कृपा मानता हूँ। बातों पे मत जाइएगा, ये अपने आप को छोटा कह रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक जितनी भी फोटोज देखी होंगी, जितनी इनकी पेंटिंग देखी है, आप समझ गए कि ये कोई छोटे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जब पेंटिंग की बात होती है, जैसे मैंने अभी हमारे बैकग्राउंड में भी जो पेंटिंग है जो आप देख रहे हैं, इंसान जब भी कहीं किसी के घर जाता है और पेंटिंग देखता है तो सोचता है ये तो बहुत महंगी होगी, क्योंकि पेंटिंग के बारे में अक्सर, क्योंकि उसमें एक आर्टिस्ट की बहुत मेहनत होती है, लेकिन पेंटिंग के बारे में एक और ऐसी चीज़ कही जाती है कि बहुत ही महंगी पेंटिंग्स बिकती हैं, जिसमें ये पेंटिंग्स में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैसे ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं, या किस तरीके से उसके बारे में विचार किया जाता है कि हमें तो इसका चार्ज हाई रखना है, इसका लो रखना है। यानी कोई सामान होता है तो उसकी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितनी होती है उससे थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, आपने सुना भी होगा शायद, कि आदमी की गाड़ी खराब हो गई, उसने मैकेनिक को बुलाया और मैकेनिक ने उसको एक हथौड़ा मारा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। बोले क्या दूं? बोले मुझे 10,000 रुपये दो। बोले किस बात के? एक हथौड़ा मारा है। बोले हथौड़ा कहाँ मारना है, इसमें 20 साल लग गए मुझे। आज पेंटिंग आप देख रहे हो, महंगी पेंटिंग देख रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो 48 साल मैंने मेहनत करी है, मैंने काम किया है। पहले दिन तो मेरी पेंटिंग 4 रुपये में बिकी थी। इतना बड़ा एक पेपर पर बनाया था मैंने स्वामी हरिदास जी का चित्र वाटर कलर से। पिताजी फोटो रखते थे, मैंने भी अपना वहाँ रख दिया। एक फॉरनर आया, वो बोला हाउ मच? पिताजी बोले 5 रुपीज़। बोले 4 दूंगा? बोले 4 दे जा। ये बात है 75 की, जब मैं 14 साल का था। उसके बाद में फिर मैंने एक चित्र और बनाया स्वामी हरिदास जी का, क्योंकि स्वामी हरिदास जी माँ के बिहारी जी को प्रकट करने वाले संत थे और भगवान कहा जाता है कि वो ललिता सखी के अवतार थे।
जो भगवान राधा जी की आसखियाँ थी उसमें से। तो वो सेकंड पेंटिंग जो मेरी बनी, और तो वृंदावन में एक स्वामी हरिदास कला केंद्र हुआ करता था, संगीत कला केंद्र। वो कुछ चंदा मांगने आए पिताजी के पास। उस जमाने में 5 रुपये 11 रुपये चंदे चलते थे। तो बोले, पिताजी बोले कि एक काम करो, नथीलाल जी नाम था, और नथीलाल जी, आप इस कृष्णा ने पहली पेंटिंग बनाई है स्वामी जी की, आप ये ले जाओ। वो हरिदास जी की पेंटिंग थी, वो हरिदास जी के नाम से वो था। तो वो फंक्शन हुआ था, उस फंक्शन में उन लोगों ने मुझे बुलाया था माल्यार्पण करने के लिए स्टेज पर। पहली बार मैं स्टेज पर चढ़ा था और मैंने माल्यार्पण किया इसका, वो फोटो मेरे पास है। तो शुरुआत वो 4 रुपये से हुई, फिर 11 रुपये से हुई, 21 रुपये से हुई, तब जाके धीरे धीरे यहाँ पहुँचे। मेरी पहली पेंटिंग 5,000 रुपये में बिकी जब मैं 22 साल की उम्र थी मेरी। कलकत्ता की एक लेडी थी किरण खेरुका, उन्होंने मुझे बुलाया कलकत्ते में अपने घर पे कि मुझे एक पेंटिंग बनवानी है। तो वो इंडोनेशिया के किसी आर्टिस्ट की एक बुक थी, जैसे मेरी बुक है, उस बुक में एक फ़ोटो थी जो रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है और जटायु ने वार कर दिया। तो वो पेंटिंग मैंने बनाई। वो पेंटिंग देख कर मेरा ही मन हुआ, उसमें बहुत कलर्स थे, तो मैं बनाऊँ उस पेंटिंग को। वो बनाई, तो उन्होंने मुझे उस पेंटिंग के एडवांस नहीं दिया था, 5,000 रुपये दिए। पहली बार मेरी पेंटिंग 5,000 रुपये में 83 में बिकी थी। लेकिन आज अगर 40 लाख में या 4 करोड़ में बेचने की बात आती है, तो उसके लिए 50 साल का इतिहास भी तो है, 50 साल की मेहनत भी तो, साधना भी तो है। अगर ये आज न मिलेगा तो फिर कैसे, कब मिलेगा फिर मुझे? तो ये महंगी तो होना ही है। देखिए, कला अगर महंगी नहीं तो फिर उसका मज़ा भी तो नहीं। अगर सस्ती कला नहीं होती है, क्योंकि सस्ती कला तो फिर आप बाजार में चले जाइए, आपको प्रिंट मिल जाएंगे। यानी कि एक आर्टिस्ट की पूरी जिंदगी होती है। जो बहुत सारे लोग सोचते रहे तो बहुत महंगी पेंटिंग है, तो आप ये मत देखिए कि वो इतने बड़े पेपर पे है, इतने साइज का है, उसके पीछे एक आर्टिस्ट ने अपनी पूरी लाइफ दी होती है, पूरी मेहनत दी होती है। इसीलिए शायद जो है ये चीज़ें होती हैं। एक और चीज़ जानना चाहूँगी, हम बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं, कोई ऐसा किस्सा सुनाइए मज़ेदार सा जो आपकी लाइफ का, क्योंकि कहते हैं एक चित्रकार एकदम थोड़े चित्रकार जो है वो रंगीन मिजाज के भी होते हैं, और खास तौर पे कृष्ण की पेंटिंग करने वाले। तो मैं आपके बारे में कोई ऐसा किस्सा जानना चाहूँगी, क्या कभी आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जो कि आपको लगा कि हाँ, मेरे अंदर भी ऐसा कृष्ण वाला ये साइड छुपा है? देखिए, कलाकार अगर रंगीन नहीं तो फिर वो कला भी रंगीन कैसे हो सकती है? किस्से तो बहुत हैं, लेकिन एक छोटी सी किस्सा मुझे याद आया अचानक। ये कलकत्ते की बात है, और मैं पेंटिंग कर रहा था, और कोई एक महिला मेरे पास बैठी हुई थी, वो मेरा काम देख रही थी। ये बात है 10-12 साल पहले की बात है। तो जब वो चली गई तो उनके बाद में उनका एक मैसेज आया। तो उन्होंने मैसेज में लिखा, कृष्णा जी, आई वांट टू किस योर हैंड थ्रू मोबाइल। यानी कि उन्होंने शर्म भी बरकरार रखी, अपने मन की बात भी कह दी। तो ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन लगा कि यार ठाकुर जी की कृपा है। तो ठीक है, मैं आपका रिएक्शन अब जानना चाहूंगी, आपने क्या रिप्लाई किया था? नहीं, रिप्लाई नहीं किया मैंने, उन्होंने मोबाइल से भेजा था ना। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। यहाँ भी पेंटिंग देखने आते हैं, लेडीज होती हैं बहुत, फैमिली साथ होती हैं। शब्द नहीं बोलते, लेकिन चेहरा बोल देता है, भाव बोल देता है। तो वो भाव विभोर होकर बोल देता है ना, वो चुप जो है वो सब कुछ कह जाती है। मेरी लास्ट ईयर एग्जीबिशन थी बॉम्बे में, तो शिल्पा शेट्टी से मैंने उसका इनॉग्रेशन कराया था। तो जब आर्ट गैलरी घूमते घूमते उन्होंने एक पेंटिंग के रेट पूछे, तो मैंने 40 लाख बताए। तो 40 लाख सुन के बहुत हंसने लगी, फिर बोले मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मुझे आपसे प्यार हो गया है। तो ये बात कही तो मजाक में थी, लेकिन कही थी। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि चलो, आज इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो इतना नाम है उनका, इतने फॉलोअर्स हैं, वो ये बात कहे कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, तो सुनकर अच्छा लगा था। एक्ट्रेस थी, बड़ी थी या सुंदर थी, ये देख के आप सारी बातें, देखो सारी बातें हैं। सारी बातें। फिर आपका रिस्पॉन्स क्या था, हम ये भी जानना चाहेंगे। सिवाय बीवी बगल में खड़ी थी, सिवाय हंसने के अलावा कुछ नहीं था। मैंने कहा ना कि जैसे कृष्ण में बहुत सारे रंग हैं और कृष्ण की लीलाएं होती है, वैसे ही हर कलाकार के अंदर एक लीला होती है, और ये आपकी लीला है कि आप अपने कला से लोगों को जो है। कलाकार अगर सौंदर्य प्रेमी नहीं हुआ तो सौंदर्य को बनाएगा कैसे? अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, तो प्रेम उसके बाहर नहीं झांकेगा, और बाहर नहीं झांकेगा तो वो पेंट कैसे करेगा या दिखाएगा कैसे? तो कलाकार सारे, मैं जिन कलाकार से मिला हूँ, सब रसिक हैं, सब रंगीन मिजाज हैं, और होना भी चाहिए जिंदगी में। अगर कला भी सीरियस होकर करें तो फिर क्या फ़ायदा? देखो, हलवाई की दुकान तो है नहीं कि आप मिठाई बना रहे हैं। कला है। कलाकार को सबसे पहले तो देखिए, अपने दिमाग को बहुत रिलैक्स करना पड़ता है, साफ सुथरा करना पड़ता है।
जब जाके कोई हम नई चीज़ डालते हैं और जब अंदर जाएगी तो फिर वो बाहर निकलेगी। तो इसलिए खुश होना, रंगीन मिजाज होना, भक्त होना, कृष्ण प्रेमी होना, तो कृष्ण प्रेमी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे रंग तो इन्हीं के दिए हुए हैं। अगर रंगों की बात करूं, बहुत सारे रंग है, कैसे रंग चुनते हैं एक कलाकार जब है वो पेंटिंग बनाता है, तो रंग कैसे चुनता है, क्या ख्याल होता है दिमाग में? देखिए, अक्सर मैंने देखा है बहुत से कलाकार वो एक एक दो दो रंगों में काम करते हैं, लेकिन मुझे एक दो रंगों में नहीं, मुझे बहुत अलग अलग कलर्स में काम करने का मन होता है मेरा। और मैंने मान लो एक पेंटिंग इस कॉम्बिनेशन की बनाई, फिर मन करता है यार ये तो बन गया, कुछ नया कॉम्बिनेशन ढूंढें। तो मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में काम करना पसंद करता हूँ। वैसे मेरे रंग तो लाल भी, रेड कलर है, ब्लैक है, ये सब ऐसे कलर हैं जो लुभाते हैं, आकर्षित करते हैं, तो मुझे पसंद है ये सब आपका कलर। फेवरेट कलर कौन सा है? वो तो श्याम रंगी है जो इनका है, कृष्ण का रंग श्याम। है। अच्छा, कोई ऐसा आपका फैन मिला हो आपको कभी जिसकी हरकत देख के लगा हो ये तो थोड़ा अलग है, ऐसा कुछ, ऐसी कभी आपको इनकाउंटर हुआ कोई ऐसा फैन? एक भानु प्रताप शुक्ल एक पत्रकार हुए थे, बहुत साल पहले की बात है। और शायद पांच जन के में लिखते थे, बुजुर्ग थे। ये बात है करीब करीब 20 से 30 साल पुरानी बात है। वो पेंटिंग देख के आए और आके उन्होंने मेरा हाथ चूमा। पहली बार किसी ने मेरा हाथ चूमा, और वो भी ऐसे बुजुर्ग ने और पत्रकार ने, तो बहुत खुशी हुई। इसके अलावा मेरी वाइफ हैं, वो भी बहुत अप्रिशिएट करती हैं और बहुत खुश होती हैं देख कर पेंटिंग बनाई। मैंने उनका भी पोर्ट्रेट बनाया एक, वो इसलिए बना दिया कि उनके बाद किसी और को बनाऊं तो कोई तकलीफ नहीं आए, तो मेरी पहले इनका बना देते हैं। और घर की लक्ष्मी का बनाना जरूरी होता है। तो बहुत सारे ऐसे फैंस मिले। बहुत सारे ऐसे फैंस होते हैं और बहुत मिलते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कहाँ तक कही जा सकती है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी आपका नाम आया। और एक और खास चीज बताना चाहूंगी कि एक ऐसी फैमिली है जिसमें कि फादर और सन यानी बेटे और पिता दोनों एक ही लाइन में रहे, जैसे कि चित्रकार दोनों लोग थे और दोनों लोगों को ही जो है पद्म श्री मिला। बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलता है। फिर आपका, जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी आपका नाम आया। इतनी अचीवमेंट, इतनी सारी चीजें आपके साथ हुई, कोई चीज ऐसी लगती है जो मिसिंग है आज भी? देखिए, मिसिंग तो जीवन में आदमी की चाह तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन ये सब मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये किसी कलाकार को अगर आपको सम्मान मिलता है या कोई आपकी तारीफ करता है, तो ये एक तरीके से आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है, क्योंकि आपको सम्मान का सम्मान करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है और खूबसूरत काम करना पड़ता है। तो वो मैं कर रहा हूँ आज भी, क्योंकि मुझे जब पद्म अवार्ड मिला था उसके बाद में तो मैंने बहुत काम किया और अपने आप को बहुत बदला और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन कमी कुछ नहीं लगती। देखिए, संतुष्टि सबसे बड़ी बात है। जी। और वैसे कलाकार कभी पूर्ण होता नहीं है, न कला पूर्ण होती है, न ख्वाहिशें पूर्ण होती है, लेकिन अपने आप की संतुष्टि, खुश रहना कि मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, वो सब है। ईश्वर ने जो दिया बहुत दिया। एक किस्सा अभी हम इंटरव्यू से पहले हम शेयर कर रहे थे कि आपके पिताजी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि उस समय पे जो है वो बांके बिहारी जी का चित्र बनाया है उन्होंने, जो आपके यहाँ लगा भी है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो इसके बारे में मुझे एक किस्सा पता चला कि वो जाते थे, देखते थे, फिर आते थे, फिर उससे बनाते थे। ये किस्सा आप बताइए क्या जरा। हुआ था, बांके बिहारी जी की पहले फोटो अलाउ नहीं थी और आज से 60-70 साल पहले भीड़ भी इतनी नहीं हुआ करती थी। तो उनका चित्र बनाने का पिताजी का मन हुआ कि वो उनके भक्त थे और उन्हीं के कृपा से वो यहाँ आए थे। तो वो निश्चित रूप से रोज़ जाते थे, वहाँ खड़े होकर स्केच बनाते थे और लाके फिर कैनवास पे करते थे। वो जो आपने पेंटिंग में श्रृंगार देखा है, ये बांके बिहारी जी का ओरिजिनल श्रृंगार है। अब तो बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन ओरिजिनल श्रृंगार ये है। तो जब हमारी दुकान बांके बिहारी जी के मंदिर के पास थी, तो मंदिर बंद होने के बाद में लोग इन चित्र के दर्शन करके जाते थे। तो वो, और आज मार्केट में जितने भी चित्र हैं उसी चित्र की कॉपियाँ हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है, बिना उसकी कृपा के संभव नहीं है। एक बात और बताऊँ आपको मैं, देखिए, आप मेहनत करके बहुत बारीक काम तो कर सकते हैं। लोग आइवरी पे काम करते हैं, कश्मीर के लोग सॉल्व पे काम करते हैं, बहुत छोटा बारीक काम करते हैं, लेकिन मेहनत करने से भाव नहीं आते। वो भाव कृपा से आते हैं। भाव उनको मनाना पड़ता है, उनके हाथ जोड़ने पड़ते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को मनाओ अपनी गोदी में लेने के लिए कि बेटा आजा, चॉकलेट ले ले, ये ले ले, ऐसे इनको भी मनाना पड़ता है, इनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, तब जाके कहीं कृपा होती है। वो कृपा हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे पिताजी ऊपर पूर्ण रूप से है। जैसे कहा, कृष्ण में बहुत सारी कलाएं हैं। आप सिर्फ कृष्ण को, आप जो है कृष्ण राधिका को आप बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, गोपियां और उनकी बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं। उनको कब, या क्या आपने उनको भी कवर किया है, या आप सिर्फ कृष्ण राधिका के ही प्रेम को दर्शाते हैं? नहीं, हमने भगवान कृष्ण के चरित्र को वहाँ तक कवर किया है जहाँ तक वो वृंदावन में थे।
और वृंदावन छोड़ के जब मथुरा चले गए तो हमने उनको जाने दिया। मैंने कहा आप जाओ, तो ब्रज तक रहें, क्योंकि जो उनकी ब्रज की लीलाएं हैं, वृंदावन की लीलाएं हैं, वही बाद लुभाती हैं। बाद में तो फिर योगेश्वर हो गए, महाभारत किया, रुक्मिणी के साथ विवाह किया, द्वारका बसाई, लेकिन हम वृंदावन तक रहे और वही चरित्र सबसे अच्छा है उनका चरित्र। यानी आप देखिए ब्रजवासी का प्यार अपने कृष्ण के लिए, और नाम भी है कृष्ण कन्हई। एक और चीज आपसे मैं पूछूंगी कि आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट पेंटिंग कौन सी है? वैसे तो अपने कहते हैं ना, एक पिता को अपने सारे पुत्र पसंद, वैसे ही अपने एक पेंटर को अपनी सारी पेंटिंग पसंद होगी, लेकिन आपकी अपनी फेवरेट कौन सी है? शायद वो बननी बाकी है अभी। ओके, तो हम उसका इंतजार भी करेंगे और शायद वो कुछ अद्भुत एक्चुअल हो। में कलाकार का मन कभी पूर्ण नहीं होता है, कलाकार कभी पूर्ण नहीं होता है, और उसको हमेशा विद्यार्थी स्टूडेंट ही बने रहना चाहिए, रोज़ सीखना चाहिए। मैं भी रोज़ सीखता हूँ, किसी को भी देख कर सीखता हूँ, किसी की पेंटिंग देखता हूँ तो सीखता हूँ कि इसमें क्या अच्छा है, क्या कलर अच्छे हैं, क्या अच्छा है। मैं अगली पेंटिंग बनाऊंगा तो ऐसी बनाऊंगा, मैं अगली पेंटिंग बनाऊंगा ऐसी बनाऊंगा। ये सब थॉट्स चलते रहते दिमाग में। और जहाँ कलाकार ने ये सोच लिया कि ये मेरी सबसे खूबसूरत पेंटिंग है, ऐसा नहीं होता। न कभी पेंटिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, न कोई कविता बेस्ट होती है, न कोई मूवी बेस्ट होती है। हर आदमी की इच्छा रहती है कि मैं इससे बेटर कुछ बनाऊं, और तभी कलाकार जिंदा रहता है। कृष्ण से आपने क्या सीखा? वैसे तो कृष्ण की हर एक चीज सीखने वाली, लेकिन उनकी एक खूबी, क्योंकि कृष्ण में मैंने कहा ना बहुत सारी उनकी लीलाएं थी, तो उनकी सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है उसके हिसाब से भगवान कृष्ण बहुत कम बोलते थे। जो आदमी कम बोलता है वो बहुत सही और सोच समझ के बोलता है, जो ज़्यादा बोलते हैं वो फालतू ही बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण की बात से मुझे ये अच्छी लगती है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ जो ज़्यादा बोलते हैं कि कम बोला करो। कम बोलोगे तो बैलेंस से बोलोगे, सोच समझ के बोलोगे। आप देखो ना किसी बड़े आदमी को, अटल जी को देखो, बोलते बोलते रुकते थे, सोचते थे, फिर बोलते थे। आडवाणी जी भी ऐसे ही करते थे। ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम बोलते थे, और जब बोलते थे तो वो जो बोला तो वो अमर हो गया। यानी कि कम बोलना चाहिए। लेकिन सर हमारी तो ऐसी तो हम ऐसे फील्ड में हम कम बोले, या जो हमारे प्रवक्ता लोग हैं ये कम बोलेंगे अगर किसी जगह जाके, तो बड़ी दिक्कत हो नहीं, जाएगी। आपको कम नहीं बोलना चाहिए। आप अगर कम बोलोगे तो आपके एपिसोड ही नहीं बनेंगे फिर। एक और चीज आपसे, बस आखिरी के 2 सवाल। ऐसे मेरे पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ और बहुत सारा आरोप लगा के जाते हैं कि मैं आखिरी करते करते बहुत सारे सवाल पूछ लेती हूँ, लेकिन आप से बात करना इतना मजेदार है कि सवाल दिमाग में आते जा रहे हैं। आने वाले समय के लिए और क्या क्या प्लानिंग्स हैं? जैसे कि ये तो हम जान गए कि दुबई जा रहे हैं, और पेंटिंग के लिहाज से और कौन सी एक नई चीज या कोई कुछ ऐसा अनोखा या अद्भुत देखने को लोगों को मिलने वाला है? कुछ ऐसा आपके दिमाग में है? देखिए, अभी मैं जो दुबई में शो कर रहा हूँ वो भी उसी का पार्ट है कि जब ईश्वर ने ऐसी कृपा करी, हमारी भारतीय कला को मैं बाहर के लोगों को दिखाऊं जाकर, और कृष्ण के दर्शन कराऊं, कि जो कि अभी तक जो भी पेंटिंग भगवान कृष्ण की थी वो सब पारंपरिक थी। तो पारंपरिक चित्र लोग अपने घर में अब नहीं लगाते, या लगाते तो पूजा घर में रखते हैं। ड्राइंग रूम, बेडरूम में कृष्ण पहुँचें और आधुनिक भी हो और खूबसूरत भी हो, और भगवान कृष्ण के दर्शन भी हों, ये मेरी इच्छा है। तो मेरी अभी दुबई है, दुबई के बाद में फिर, वैसे मैंने लंदन में शो किया है, फिर मैं लंदन में करूँगा, मेरा अमेरिका में करने का मन है, और लोगों को दिखाऊं कि ब्रिज की कला, हमारे भारत की कला क्या है। लोग, आप लूवरे जाइए, लूवरे फ्रांस में एक आर्ट गैलरी का नाम है, इतनी बड़ी लूवरे आर्ट गैलरी है कि आप सालों में नहीं देख सकते, इतनी पेंटिंग्स हैं वहाँ पर। तो जब वहाँ हो सकती तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हमारे यहाँ ना कला की कमी, ना कलाकारों की कमी, बस कमी है तो थोड़ी सरकार की सहारे की ज़रूरत है, और यहाँ कलाकारों को अपने आप को परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आप अगर बोलेंगे तो सरकार भी मान जाएंगे, क्योंकि आपकी तो अच्छी बनती है और आपको नहीं, इतना स्नेह नहीं, भी नहीं, मिलता है उनसे। नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद में बहुत कुछ बदला है, लेकिन और बहुत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कला नहीं रहेगी तो हमारे भारत में है ही क्या कला, क्या हुआ? बिल्डिंगें तो उनके पास ही बहुत खूबसूरत है हमसे, वो भी 100-100 200 वर्ष पहले बनाई है उन्होंने। आज की टेक्नोलॉजी में हम उनसे 50 साल 100 साल पीछे हैं। हमारी कला संस्कृति ऐसी है जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का नाम रखेगी। और मुझे लगता है सरकार के साथ साथ लोगों को भी, ये आजकल की जो यूथ है उनको भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। आपको अपनी संस्कृति को जानना चाहिए। कृष्ण कन्हई जैसे लोगों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में आप जानिए, उनसे बात कीजिए, उनकी चीज़ों को देखिए, शायद आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आपने भी कहा कि आप बाहर भी, आपका जो है विदेशों में भी बहुत सारे आप शोज़ करते हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगी, यहाँ की ऑडियंस और वहाँ के ऑडियंस में डिफरेंस क्या लगता है? यहाँ के लोग जो आते हैं आर्ट गैलरी में आर्ट को देखने के लिए, और वहाँ के लोग, दोनों में अंतर कैसा लगता है?
वो एक कहावत है ना, घर का जोगी जोग ना आन गाँव का सिद्ध। यहाँ के लोगों को लगता है ठीक है आर्टिस्ट हैं, वृंदावन के हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। वहाँ के लोगों को लगता है कि कृष्ण वृंदावन से आए हैं। ये बड़ा फर्क है लोगों। वृंदावन में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, कृष्ण जी की लीलाएं ऐसी हैं कि सबको खींच लाती हैं। क्या वो यहाँ भी आते हैं आपसे मिलने? हाँ आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल निसंदेह आते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कई बार लोग ऑफर भी देके जाते हैं कि हमारे साथ करिए, हमारे यहाँ करिए, हमारे देश में करिए, लेकिन हर जगह संभव नहीं हो पाता। मैं नई युवा पीढ़ी को एक बात और बोलना चाह रहा था। कला एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप सर्वोच्च व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी एक कहावत सुनाया करते थे, एक कहानी सुनाया करते थे कि कृष्णा, पान के पत्ते के सहारे, वो तिनका जो पत्ते में बंद लगाते हैं उस सहारे वो राजा के हाथ में पहुंच जाता है, वरना तिनका राजा क्यों लेगा, लेकिन पान के सहारे, पान जिसमें बंध के जाता है उसको पहुंच जाता है। ऐसी एक कलाकार की वैल्यू नहीं है, वैल्यू कला की होती है। आप कला के माध्यम से प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, सर्वोच्च व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं, पैसे से नहीं पहुँच सकते। इसलिए पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे वैल्यू कला की है। कला अगर आपके अंदर है, ईश्वर की कृपा है, तो पैसे तो आते रहेंगे, लेकिन कलाकार बनना और कलाकार बनने के लिए आपको साधना करने की ज़रूरत है। ये मैं नए लोगों से कहना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी बात। और जो कहा है, अगर आप सुन रहे हैं, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, ज़रूर कीजिएगा। और मुझे लगता है हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कला है, किसी के अंदर चित्रकला, किसी के अंदर नृत्य कला, हर किसी के अंदर बहुत कला अच्छी बात कही आपने। निश्चित रूप से सबके अंदर कला है, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। वात्सायन ने एक बात कही है, वो उन्होंने कहा है कि किसी भी घर में कला सामग्री जरूर होनी चाहिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके घर में अगर तबला रखा है तो छोटा बच्चा वो तबला बजाना सीखेगा। आपके घर में अगर रंग ब्रुश रखे हैं तो वो रंग ब्रुश से पेंटिंग करना सीखेगा। और आपने घर में 2-4 पिस्तौल ला कर रख दी तो वो पिस्तौल चलाना सीखेगा। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको बच्चे को कैसा माहौल देना है, क्या संस्कार देने हैं। कला जो है वो आत्मा को सुख देती है, और जो चीज़ आत्मा को सुख देती है वो सामग्री घर में अवश्य होनी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे माता पिता जो होते हैं वो एक कुम्हार की तरह होते हैं, बच्चे मिट्टी होते हैं, जो उनको शेप दोगे वो वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो और कोई ऐसी चीज़ जो आप ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? क्योंकि क्या होता है, हम वृंदावन जब भी आते हैं, और जितने भी सिर्फ ये मैं पेंटिंग्स के लिए नहीं, बहुत सारे हमारे जो है फोर्ट्स हैं, किलाएँ हैं, जहाँ लोग जाते हैं उसको गंदा कर देते हैं। हमारी जो पुरानी संस्कृति है लोग उसको ख़राब कर रहे हैं, शायद भूलते भी जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो है कैसे लोग अपने इतिहास को जिंदा रखें और किस तरीके से वो जो है अपनी उन चीज़ों को याद करके आगे बढ़े? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल होना चाहिए। आज देखिए, पिछले 25-30-40 साल पहले मैं जब युवा हुआ करता था, आप अभी भी युवा हैं, मैं बात काट रही हूँ। तो उस वक्त हमारे यहाँ बहुत कला पर, साहित्य पर बहुत सी किताबें थी, बहुत सी मैगजीन थी। धर्मयुग था, हिंदुस्तान थी, कादम्बनी थी, और बहुत सी हमारे अंग्रेजी के अखबारों में भी बहुत आर्ट के बारे में छपता था। आज छपता ही नहीं है, बहुत ही कम छपता है, बहुत ही कम पेंटिंग। आप देखो ना, दिन भर क्राइम या फैशन या क्रिकेट, ये इनके अलावा तो कुछ चलता ही नहीं है। इसका भी दोष मैं देना चाहूँगा। नहीं, हमें अपनी कला को जिंदा रखना है तो मीडिया को भी कला को जिंदा रखने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप 24 घंटे जिस चीज़ को दिखाओगे तो वो बच्चा वही सीखेगा। तो संस्कार देने के लिए हम विदेश के मीडिया की तरफ न जाएं, हम अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उस कला संस्कृति को भी दिखाना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, और हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि चाहे आप सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो बनाते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे आप जो भी काम करते हैं, कोशिश कीजिए कि आपको कहीं भी कोई अच्छा टैलेंट दिखाई देता है, आपको कोई चीज़ दिखाई देती है, तो ज़रूर आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी वीडियो बनाइए, आगे की तरफ भेजिए। अच्छा, कृष्ण जी की तो पेंटिंग आप करती हैं, और भी कोई देवी देवता? क्योंकि बहुत सारे हमारे बोलते हैं हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, इतने जो है बहुत सारे लोग, कोई शिव भक्त है, शिव की भी बहुत लोग जो है बनाते हैं। मैंने भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान राम की, से हनुमान जी की, दुर्गा जी की, सालासर जी की, सभी की पेंटिंग बनाई है। मेरे पास ऑर्डर आते हैं, कस्टमर आते हैं, ये बना दो, सब बनाता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट प्रिय तो भगवान कृष्ण ही है, क्योंकि वृंदावन से भी हैं। इसके अलावा मुझे पोर्ट्रेट बनाना बहुत पसंद है। पोर्ट्रेट मैंने शुरू में तो बहुत शौक से बनाता था। मैंने पहला पोर्ट्रेट 1980 में 18-19 साल की उम्र में अपने दोस्त का बनाया था। उसके बाद में फिर कई प्रधानमंत्रियों को बनाए, 4-5 प्रधानमंत्रियों को मैंने पेंटिंग बनाई है। अब मेरा मन है कि अगर मौका मिलेगा
तो मैं जैसे कि बिल गेट्स साहब हैं, नेल्सन मंडेला साहब हैं, उनका पोर्ट्रेट बनाने का मन है। ऐसे कुछ लोगों का पोर्ट्रेट बनाने का मन है, अगर मौका मिलेगा तो बनाऊंगा। और मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा था, हालांकि मैंने एक बराक ओबामा का भी पेंटिंग बनाई है, बिल क्लिंटन साहब की बनाई है। अभी लंदन में जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन साहब, उनके भाई हैं, वो वहाँ के संसद के पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, उनकी भी मैंने जो जॉनसन साहब की बनाई है। ऐसे मुझे इंटरनेशनल भी कई लोगों को पेंटिंग बनाने का मौका मिला। मैंने भी यहाँ हिंदुस्तान की बात करें तो आदित्य बिरला जी की बनाई है, उनकी वाइफ राजश्री बिरला की बनाई है। फिल्मों की बात करें तो मैंने हेमा जी का पोर्ट्रेट बनाया है। तो ऐसे से मुझे अलग अलग लोगों के पोर्ट्रेट बनाने का भी मेरा मन करता है और मज़ा आता है। ड्रीम गर्ल ने आपकी जो है पोर्ट्रेट देख के कुछ नहीं कहा? उन्होंने ये कहा कि धर्म जी को मुझसे दोबारा प्रेम हो जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे एक लाइव पेंटिंग भी कुछ होती है कि जैसे लाइव सामने बिठा के जो लाइव पेंटिंग करते हैं, वो कितना टफ होता है? वो ज़्यादा टफ होता है या पोर्ट्रेट बनाना? देखिए, वो चीज़ एक एक बिल्कुल अलग स्टाइल है उसकी, उसको आपको शुरू से अभ्यास करना पड़ता है। वो अभ्यास मैंने नहीं किया, लेकिन मैं बना सकता हूँ, लेकिन अभ्यास नहीं किया। वो क्या होता है, आप कॉलेज में जाते हैं, आप कहीं भी देखिए तो एक मॉडल को बीच में बैठा देते हैं, चारों तरफ आर्टिस्ट बैठे होते हैं और कहा जाता है जो एंगल मिल रहा है आप वो एंगल बनाइए। तो वो उसके लिए भी आपको बहुत सालों अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ बन सकती है। वो अभ्यास मैंने नहीं किया, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो बना सकता हूँ। चित्रकला तो ठीक है, लेकिन बचपन से जैसे हर बच्चे के अंदर होता है ना कि मुझे जैसे आपकी तो फैमिली में आपके फादर साहब जो है वो भी जो है कलाकार ही थे, चित्रकार थे। मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कुछ और चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि आपने कहा कि आपके पिताजी गए थे एक्टर के बनने नहीं, मुंबई। एक्टर बनने नहीं गए थे, वो बनने तो आर्ट डायरेक्टर ही गए थे, कुछ करने गए थे। वो क्या करेंगे वो पता नहीं था, लेकिन वो चूंकि आर्टिस्ट थे तो कोई आर्ट से संबंधित कोई काम करना था। तो उनका इंटरेस्ट, जैसे उनका जुड़ाव था उधर से, आपको कभी मन नहीं हुआ कि मैं भी चला जाऊं बॉलीवुड में? आप तो वैसे भी गुड लुकिंग हैं, आपको नहीं लगा कभी कि आप जाएं एक्टर बने? मैं आता हूँ आपकी बात पे। निश्चित रूप से एक्टिंग मेरा शौक था। इसका सबूत आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। मैंने बहुत से गाने जो हैं वो पिक्चराइज किए हैं अपने ऊपर, और आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। जो लोग रील आज बना रहे हैं, मैं ये काम 25-30 साल पहले कर चुका हूँ और बिना साधन कर चुका हूँ। और एक एक गाना मैंने सिर्फ 3 मिनट में रिकॉर्ड किया है, बिना किसी प्रोफेशनल कैमरामैन के, बिना किसी प्रोफेशनल म्यूजिक के, सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर और एक कैमरा जो घरेलू कैमरा होता है वो, उससे लेके किया है मैंने। आप देखिएगा, आपको बहुत खुशी होगी। वैसे मेरी शौक जो है फोटोग्राफी का रहा है, बैडमिंटन खेलने का रहा है और कुछ किताबें पढ़ने का रहा है। तो मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, और क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो दुनिया के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। आप सुनोगे नहीं तो आपको संगीत का मज़ा नहीं आएगा। मुझे संगीत सुनने का बड़ा शौक़ है, भजन सुनने का बहुत शौक़ है। मेरी जो फेवरेट सिंगर हैं वो जसराज जी हैं, MS सुब्बलक्ष्मी जी हैं, और कौशिकी चक्रवर्ती हैं आज की तारीख में, और बहुत से अच्छे अच्छे सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, उनके भजन सुनने का बड़ा अच्छा मन है मेरा। और सिंगरों की बात करें तो मुझे मुकेश जी का मैं फ़ैन हूँ, किशोर साहब, रफ़ी साहब, सब अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत हैं। संगीत आप सुनते हैं या गुनगुनाते भी हैं? नहीं, सुनता ज़्यादा हूँ, गुनगुनाता कम हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहे मैं बोल दूं गाने के लिए? नहीं क्योंकि पेंटिंग जब बनाते वक्त ध्यान एकत्रित होना चाहिए, एक जगह लगना चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज़ है संगीत। संगीत बैकग्राउंड में चलता रहता है ना, तो आपका दिमाग फिर इधर उधर भागता नहीं है, तरंगें इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करती हैं, वो संगीत चलता रहता है और आप पेंटिंग में व्यस्त रहते हैं। तो वो सबसे अच्छा तरीका है। और ख़ासकर भजन चलें तो कृष्ण की याद में आप कृष्ण का काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात होती है और बहुत आनंद आता है। सर, जाने से पहले हर बार जब भी हम आते हैं, हमारे ना इस एक रिचुअल है हमारे इस शो का कि धर्म संवाद में जब भी हम किसी गेस्ट से मिलते हैं, हम उनसे प्रॉमिस ले लेते हैं कि हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, आपको हमें समय देना होगा। और इसका कारण ये है कि जब आपको लोग देखेंगे तो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और वो सवाल मेरे लिए तो पूछते नहीं हो, आप ही के लिए पूछेंगे। तो उसका जवाब देने के लिए भी आपको अवेलेबल होना होगा। तो आपको ऑन कैमरा ये रिचुअल कंप्लीट कीजिए। आपको हमें प्रॉमिस करना होगा कि आप हमें फिर से टाइम देंगे, फिर से मौका देंगे और सवालों का जनता के जवाब देंगे। ये मेरा सौभाग्य हो गया। आप जब आएंगे आपका स्वागत है, और ज़रूर सवालों को जवाब देंगे। और जितने देखने वाले हैं ABP न्यूज़ के, ABP चैनल के, सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे।
तो आपके जो भी सवाल हैं, आप जो भी चाहते हैं कृष्ण कन्हैया जी से पूछना, चाहे वो आपको जो है पेंटिंग से रिलेटेड पूछना हो या फिर आपको कृष्ण जी से भी रिलेटेड पूछना हो, जिस भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं, आप अपनी कमेंट सेक्शन में सवाल लिख सकते हैं। जैसा हमारा रिचुअल भी कंप्लीट हो गया, हम आपके सवाल जब आ जाएंगे तो हम अगली बार फिर आएंगे इनसे बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी खास गेस्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए।